हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम क्लास 12th की बायो आप लोगों के बीच लेकर आए हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का अगला टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि उसको आप देखना चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्स द गिव द गैमेट्स which fertilize to give rise the new offspring, or the process of fertilization in which male and female gamete fertilize to give a new offspring is known as sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं, और लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें दो सदस्यों की आवश्यकता होती है, एक नर हो और एक मादा हो। यदि ये सदस्य दो नहीं होंगे, एक ही सदस्य होगा, तो उसमें दोनों ही जननांग नर एवं मादा होने चाहिए, और उनसे नर जननांगों से और मादा जननांगों से डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट यानी जुग्मक का निर्माण होता है। नर जुग्मक एवं मादा जुग्मक का निर्माण होता है, और फाइनली ये जो नर जुग्मक और मादा जुग्मक संलयित होते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं, निषेचित होते हैं, और तब जाके एक नए संतति का जन्म होता है। तो इसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन in which two individuals or a bisexual individual, bisexual individual produces male and female gamete which on fertilization gives birth to their offspring. इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो नर या मादा सदस्य या एक ही सदस्य जो बाइसेक्सुअल हो, उभय लिंगी हो, वो नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण करेंगे। ये युग्मक आपस में संलयित होंगे, निषेचित होंगे, और तब जाके एक नए संतति का जन्म होता है। इसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहते हैं। अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है, जो रिप्रोडक्टिव एज है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, वो अचानक से नहीं मिल पाता। इसके लिए एक समय लगता है। हर एक ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स में एक लाइफ साइकिल होती है। उस लाइफ साइकिल में एक निश्चित समयावधि के बाद ये जनन के लिए सक्षम होते हैं, रेडी फॉर रिप्रोडक्शन। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 12 से 13 वर्षों के बाद विभिन्न जो लैंगिक प्रक्रियाएं हैं, जो लैंगिक सक्षमता है, वो मिलती है। एडल्ट एज में वो 12 के बाद उसमें जो डिफरेंट शारीरिक परिवर्तन होना शुरू होते हैं,
सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर आना शुरू होते हैं, तब जाके उसमें स्पर्म और ओवम जो है प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है और प्रोडक्शन होता है। अब प्लांट्स की भी बात करें तो प्लांट्स में अलग अलग प्लांट्स में लाइफ साइकिल के अनुसार उनके जो जीवन अवधि है उसके अनुसार एक निश्चित समय के बाद उनमें फ्लावरिंग होता है। तो यदि हम देखें तो कुछ प्लांट्स होते हैं उनका पूरा लाइफ साइकिल एक ही ईयर में कंप्लीट हो जाता है, उन्हें हम लोग एनुअल प्लांट्स कहते हैं, एनुअल प्लांट्स। इसी तरह से कुछ प्लांट्स होंगे बाइनियल प्लांट्स होंगे, बाइनियल प्लांट्स होते हैं। उसके बाद पेरेनियल प्लांट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो प्लांट्स के लाइफ साइकिल के बेसिस पर जो वंश एक ही साल में पूरा अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है दैट इज एनुअल, 2 सीजन या 2 वर्षों में जो करेगा बाइनियल, और जो पेरेनियल होंगे उसमें सालों साल पुष्प लगते रहेंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि कुछ प्लांट्स हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं बम्बू की यानी बांस की या अगेव प्लांट, इनमें पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पन होता है, पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे देखेंगे इन ऐसे प्लांट्स को हम लोग मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं, मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक प्लांट्स। ये मोनोकार्पिक प्लांट्स में पूरे जीवन काल में एक बार ही जो है पुष्पन होगा, फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी। जैसे बांस या आगे में 50 से 100 वर्षों पर इनमें पुष्पन होता है। उसी तरह से कुछ प्लांट्स हैं जिनमें एक लंबी अवधि के बाद, एक लंबे समय के बाद उसमें फ्रूटिंग होती है या फ्लावरिंग होता है। उसमें जैसे एस्ट्रोबिलस कुंथियाना, जिसको नीला कुरेंजी कहते हैं, इससे मोनोकार्पिक में कुछ एग्जाम्पल्स हम दे देते हैं। बम्बू हो गया, अगेव हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोबिलस कुंथियाना की। एस्ट्रोबिलस कुंथियाना, ये जो प्लांट है एस्ट्रोबिलस कुंथियाना, इसको हिंदी में नीला कुरेंजी कहते हैं, नीला कुरेंजी। इसमें 12 वर्षों पर 12 ईयर्स में फ्लावरिंग होती है। 12 वर्षों के बाद इसमें फ्लावरिंग होती है। और पिछली बार इसमें जो 2018 में फ्लावरिंग हुआ था, उसके पहले 2006 में इसमें फ्लावरिंग हुई थी। ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाया जाता है और जिस साल इसमें फ्लावरिंग होती है बहुत सारे पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई बहुत सारी अनूठी बातें आप लोगों को आगे जानने को मिलेगी। इस चैप्टर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे मात्र, मतलब एक सिंपल वे में उसको समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी जो इवेंट्स होते हैं वो परफॉर्म होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। तो इसमें जैसे अगर हम पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बांट दें, 3 भागों में बांटते हैं। अगर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करना चाहें तो अपने बेसिस पर, अपने सहूलियत के हिसाब से इसको 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकंड है फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सेकंड है फर्टिलाइजेशन इवेंट, और फर्टिलाइजेशन सीधा कहेंगे।
फर्टिलाइजेशन। फोर्थ है थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इन तीनों इवेंट्स में हम बारी बारी से बात करते हैं। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग देखेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हिंदी में निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। और निषेचन पूर्व घटनाओं में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, क्या क्या होती हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में अगर कोई प्लांट्स या एनिमल्स वो यदि सक्षम होता है रिप्रोडक्टिव फेज के लिए, तो उसमें पहले तो डिफरेंट सारे जो बदलाव होंगे उनके मॉर्फोलॉजी में, प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी में, या जो एनिमल्स हैं खासकर मनुष्य में शारीरिक बदलाव होंगे। शारीरिक बदलाव होने के बाद उनमें गैमेटोजेनेसिस होता है, युग्मक जनन होता है। तो सब युग्मक जनन होगा, उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक, दो अलग अलग युग्मकों का निर्माण होगा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक। तो इस तरह से इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस में मेल गैमेट को अगर मनुष्य की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा, मेल गैमेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेटोजेनेसिस को हम लोग oogenesis कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ये गैमेट्स बहुत सारे जीवों में एक जैसे भी होते हैं, बहुत सारे जीवों में अलग अलग भी होते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि जिनमें दोनों गैमेट एक जैसे होंगे उसको हम लोग आइसोगैमेट कहते हैं, यानी समयुग्मक कहते हैं। और जिनमें दोनों गैमेट अलग अलग होते हैं उन्हें एनाइसोगैमेट यानी विषम युग्मक कहते हैं। तो इस तरह से समयुग्मक, विषम युग्मक, ये उनके जो गैमेट हैं या युग्मक हैं उनकी संरचनाओं के आधार पर निर्माण होता है। एक चीज़ और जानेंगे हम लोग, ये दो युग्मक जनन होगा या लैंगिक जनन में एक साइक्लिक प्रोसेस यानी साइक्लिक प्रक्रिया चलती है। खासकर नॉन प्राइमेट्स में इस साइक्लिक प्रक्रिया को हम लोग ऑस्टियस साइकिल कहते हैं, ऑस्टियस साइकिल। और प्राइमेट्स में जो प्रक्रिया चलती है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये जो डिफरेंट साइकिल्स हो गए, ऑस्टियस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये खासकर जो सीजनी मतलब कि सीजनल ब्रीडर्स होते हैं जिनमें एक खास मौसम में एक खास सीजन में ब्रीडिंग होता है, उनमें ऑस्टियस साइकिल होगा। और मनुष्य या उनके जो नज़दीकी हैं प्राइमेट्स, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान फीमेल गैमेट का साइट का फॉर्मेशन होता है। उस साइट का फॉर्मेशन के बाद साथ ही साथ जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब जो अगली बात आती है कि इसका ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट। तो ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट में अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स यदि वो यूनिसेक्सुअल है तो उसमें ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट बाय कोइटस, एक दोनों के संगम से, मेल और फीमेल के एक दूसरे से जो अर्ज होता है, सेक्सुअल अर्ज होता है, उस टाइम एक दूसरे से मेटिंग होती है, तब जाके इनका ट्रांसफ़र होता है। अगर बाइसेक्सुअल है तो उनके अपने बॉडी में ही उसका एक्सचेंज हो जाता है, दोनों जो मेल गैमेट हैं और फीमेल गैमेट हैं वो मिल जाते हैं। इसके बाद यदि प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, दैट इज़ नोन एज पोलिनेशन। पोलिनेशन में ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टामेन टू स्टिग्मा। स्टामेन से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का। और ये पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र के बाद
आगे की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब वहाँ पे भी कुछ फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ में जो ये पोलिनेशन होगा वो सेल्फ पोलिनेशन होगा, कुछ में क्रॉस पोलिनेशन होता है। जैसे क्रॉस पोलिनेशन में बहुत सारे वेक्टर्स की ज़रूरत होती है जो ट्रांसफ़र करते हैं पोलन को स्टामेन से स्टिग्मा तक। यहाँ पर यहीं तक हम लोग इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में देखेंगे कि स्टामेन या स्टिग्मा तक जो ट्रांसफ़र हो गया, अब इसके बाद जो अगला प्रोसेस आता है वो फर्टिलाइजेशन आता है। एक बात और कर लें, जैसे गैमेट का फॉर्मेशन जो है हैप्लॉइड डिवीजन से होता है। अगर कोई मदर सेल है, चाहे स्पर्म मदर सेल हो या ऊ मदर सेल हो, ऊ साइट मदर सेल हो, तो वहाँ वो डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। उनमें हैप्लॉइड डिवीजन के बाद, मेयोटिक डिवीजन के बाद गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको डिटेल में चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स, स्पर्म रीचेज टू द oocytes फॉर फर्टिलाइजेशन। एनिमल्स में स्पर्म जो है oocytes तक जाता है ड्यूरिंग देयर मेटिंग। मेल और फीमेल का जब मेटिंग होता है, उस मेटिंग के दौरान जो स्पर्म होता है वो बॉडी में रिलीज़ होता है और बॉडी में रिलीज होने के बाद फिर oocyte तक पहुंचता है, जिसको डिटेल में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ ये भी दो तरह का होता है। एक बाह्य निषेचन कह सकते हैं जिसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और दूसरे को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये जो होगा, इसमें थोड़ा सा देख ही लेते हैं डिटेल में। इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देखेंगे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दूसरा होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट्स होंगे वो मेल और फीमेल दोनों ही बॉडी के बाहर रिलीज कर देते हैं, और बाहर ही बॉडी के इनका फर्टिलाइजेशन होता है, इनका फ्यूज़न होता है। तो हम देखते हैं, जैसे हम बात कर लें फ्रॉग की, तो फ्रॉग में जो फीमेल होती है वो एग अपने थाई के अराउंड कैरी करती है, और मेल जो है वाटर में स्पर्म रिलीज़ कर देता है। ये स्पर्म्स वाटर में ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करके पहुंचते हैं फीमेल के पास, और फीमेल जो एग्स हैं उनको फर्टिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इट इज़ मोर कॉस्टली दैन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ द लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड और मोस्ट ऑफ देम आर डिस्ट्रॉयड और नॉट रीचेज टू द फीमेल गैमेट। मतलब कि इस कंडीशन में एक लार्ज नंबर ऑफ जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स बनते हैं, उनमें से बहुत सारा जो है डिस्ट्रॉय भी होते हैं, बहुत पहुंच भी नहीं पाते फीमेल गैमेट्स तक, बहुत का मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में श्योरिटी ज़्यादा होती है। ये चूँकि बॉडी में मेल गैमेट रिलीज होते हैं, तो बॉडी में मेल गैमेट जब रिलीज होगा तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के। ऐसी स्थिति में जो डिस्ट्रॉय होने की जो बात है मेल और फीमेल गैमेट की वो कम होती है। तो इस तरह से मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद दो हैप्लॉइड सेल यानी N और N ये दोनों मिलके 2N सेल का निर्माण करती है, दैट इज नोन एज जाइगोट। अब तीसरा टॉपिक यहाँ से हमारा शुरू होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट।
आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ किए, फ्यूज़ करने के बाद 2n स्ट्रक्चर यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जाइगोट ही आगे चल के डेवलप होता है किसमें? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में डेवलप होगा और एम्ब्रियो ही ये यंग वंस के रूप में बर्थ लेगा। अब थोड़ा सा हम प्लांट्स में इसका देखते हैं और एनिमल्स में भी देखेंगे। प्लांट्स में क्या होगा कि ये जो पोलिनेशन के बाद पोलन ट्यूब के द्वारा जो मेल गैमेट है, पोलन है, वो पहुंचता है एम्ब्रियो सैक तक। एम्ब्रियो सैक में पहुंचने के बाद एम्ब्रियो सैक जो होती है वो 8 सेल्ड 7 न्यूक्लिएटेड होती है। 8 सेल्ड 7 न्यूक्लिएटेड होती है, यानी इसमें न्यूक्लियाई 7 होते हैं और सेल की संख्या 8 होती है। तो यहाँ पर ये एग सेल है और ये जो है डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। इसी को हम लोग पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब पोलन इंटर करेगा पोलन ट्यूब से, तो वहाँ पर एक मेल न्यूक्लियस, पोलन का एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज करेगा एग सेल के साथ और ये जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा मेल न्यूक्लियस यहाँ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके 3n स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, दैट इज इंडोस्पर्म। यानी यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनेगा वो 2n होगा और इंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा वो 3n होता है। और ये जो 2n और 3n स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, ये दोनों ही स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन के दौरान बनते हैं, प्लांट फर्टिलाइजेशन के दौरान बनते हैं। यानी यहाँ पर दो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रियाएं हो रही हैं, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। और खासकर जो एंजियोस्पर्म है उनका डबल फर्टिलाइजेशन एक बेसिक कैरेक्टर है, एक यूनिक कैरेक्टर है। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। तो इस तरह से ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। इसमें जो ये 3n इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसे ट्रिपल फ्यूजन, हिंदी में त्रिसंलयन भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये प्लांट में हमने देखा इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। एम्ब्रियो सीड में रहेगा, सीड बनेगा, फिर सीड कोट उसके राउंड होगा। ये जो सीड है उसमें हमारा फ्यूचर प्लांट सेव हो जाता है। उसको हम लोग कहीं भी ले जाकर अगर फेवरेबल कंडीशन में लगाते हैं तो उससे नया प्लांट उग के आता है। तो इस तरह से प्लांट में हमने देखा। उसी तरह से एनिमल्स में बात करें हम लोग, खासकर मैन की बात करते हैं, तो मैन में जब ये स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न हो गया, यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। ये जाइगोट जो है एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होगा। ये कुछ दिनों तक जो गर्भावस्था जिसको कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड में इसका डेवलपमेंट होगा। और गेस्टेशन पीरियड में डेवलपमेंट होने के बाद बारी आएगी चाइल्ड बर्थ की। अब जब चाइल्ड बर्थ की बात आती है तो मनुष्य तो विविपेरस है, बच्चों को जन्म देता है, उसे हम विविपेरस कहते हैं, सजीव प्रजक कहते हैं। बट कुछ जीव जो होते हैं अंडों को जन्म देते हैं, जिन्हें हम लोग ओविपेरस कहते हैं। जैसे अब ड्यू टू चाइल्ड बर्थ इसको हम कैटेगराइज कर दिए ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस। ये 3 तरह के ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड बर्थ और गिविंग बर्थ टू द यंग वंस के आधार पे होंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो 3 है ये चाइल्ड बर्थ के आधार पर हुआ। फर्स्ट ओविपेरस जो अंडों को जन्म देंगे, खासकर जो सरीसृप हो गए यानी रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, इनमें अधिकतर जो है ओविपेरस होते हैं।
अगर मनुष्य की बात करें या अन्य जो मैमल्स हैं उनमें मैक्सिमम जो है विविपेरस होते हैं, ये बच्चों को जन्म देंगे। और कुछ जीव जैसे कंगारू हुआ या अन्य मार्सुपियल्स जिनमें मार्सुपियल पैक्स पाया जाता है वो ओवोविविपेरस होते हैं, यानी उनमें जो बच्चे जन्म लेते हैं वो पूर्ण विकसित नहीं रहते हैं, कुछ दिन उनके मार्सुपियल में रहेंगे और तब जाकर डेवलपमेंट उनका पूरी तरह से होता है। तो इस तरह से हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको देखा और हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये पूरा होता है। अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। अगला चैप्टर हमारा सेकेंड चैप्टर होगा क्लास 12th का, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आप आगे के टॉपिक्स को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल से। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको जो विभिन्न जानकारियां हैं केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी से मिलती रहें। धन्यवाद।